बात करते हैं ना टॉर्क इन ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का मतलब बताओ क्या होता है? टॉर्क से आप क्या समझते हो? टॉर्क यूज में कहाँ आता है? टॉर्क कहाँ से आप जानते हो? बताओ टॉर्क के बारे में क्या आइडिया है, बताओ जल्दी जल्दी साइंस बताओ ना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज टाइप ऑफ फोर्स। वेरी नाइस। नहीं जिसको पूछा उसको बोलिएगा। टॉर्क अंदर का टॉर्क क्या होता है बताओ तो। अर्नव टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? अर्नव टॉर्क अर्नव बोलो टॉर्क क्या होता है? अर्नव कुछ पूछ रहा हूँ, टॉर्क क्या होता है? ठीक से नहीं पता। जो पता है बताओ, खराब से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाली वाली मत करना। बोलो बताओ टॉर्क के जो ओपन दो ऐसे बोलो कि एग्जाम में तुम सिक्स पढ़ रही हो। टॉर्क बोलो मैंने क्या था? देख दो दिन बोलो लिखे टॉर्क perpendicular distance into perpendicular into into what? टॉर्क क्या था भाई? sir moment of force। एग्जैक्टली दिस इज द लाइन आई वाज लुकिंग फॉर। टॉर्क मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं किससे? डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, क्या होता है? मोमेंट ऑफ दैट। मोमेंट ऑफ मास का मतलब क्या था? आपको याद होगा व्हेन वी वर सॉल्विंग सेंटर ऑफ मास वी हैड डन व्हाट? m1r1 प्लस m2r2, क्या बोलते थे दोस्तों? मोमेंट ऑफ मास। जिस भी चीज को हम लोग r से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग? उस चीज का मोमेंट। तो टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। सो टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, याद है ना? हाँ चलो फिर डायग्राम बनाओ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ और इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। एग्जाम में ये करने आएगा, मतलब मैंने आपको पिछला क्लास में और आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा ना, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लो। सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस सेशन नाम रख सकते हो? किसने बोला? मतलब थोड़ा सा टफ समझना होगा। हाँ हाँ, तो वो सुबह सुबह वाला क्लास में क्या होगा? सर उसका तो प्लान अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है। कैसे होगा लॉन्च? तो लेट अस गेट स्टेबलाइज्ड। एवरी डे वी आर हैविंग 2 क्लासेस फॉर द लास्ट 11 डेज। हम रोज क्लास कर रहे हैं, होगा तय कर लो दिमाग में सब। डरने में कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस में क्लास में करवाता ही होगा, नहीं करवाना। समझ आया? देखो लिख लिया सब लोग? लिख लिया? हाँ 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 बोलो क्या बोलो? उंगली दिखा रहे हो, खुली उंगली। नहीं बस ऐसा। सबका हो गया? ऐश्वर्या का हो गया? शांतनु का हो गया? अब ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? जल्दी 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 होगा। एक डाइपोल रखा हुआ है कैसे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। बेटा आपका 6 बजे हो गया ना स्टार्ट, आपको 5:45 में छोड़ दूंगा, तो आपका जो एक डाइपोल है वो किसी एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। डाइपोल रखा हुआ है एंगल पे। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो पहला वाला चार्ज है प्लस q चार्ज, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? राइटवर्ड्स। समझ आ रहा है? जो पहला वाला चार्ज है उस पर फोर्स कैसा लगेगा? राइटवर्ड्स। और जो माइनस q चार्ज है उस पर फोर्स कैसा लगेगा? उल्टा, लेफ्टवर्ड्स। समझ आ रहा है? आप कुछ यूं सोचो कि दो चार्जेस हैं, दोनों पर दो फोर्सेस लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन से। सो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस q चार्ज पर गाइस, इस q चार्ज के ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस q कितना हो जाएगा?
प्लस क्यू इंटू ई होगा, प्लस क्यू इंटू ई होगा ना। हाँ नाउ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन माइनस क्यू कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई होगा ना। हाँ, सो टोटल फोर्स कितना होगा बताओ, कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, जीरो। ठीक है, मैं कभी गलत नहीं होता। दैट इज प्लस क्यू ई प्लस ऑफ माइनस क्यू ई विल गिव यू व्हाट, जीरो। सो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। हाँ, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। ये बात आपके समझ में आता है, यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, a system of two forces which are separated equal and these are अरे बंद करो फॉर्म यार, these are equal and opposite forces and they are separated by a distance। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, whenever we have equal and opposite forces, equal and opposite forces क्या बोलते हैं हम लोग उसको, and they are separated by a distance, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसको जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कपल। देखो इसको याद है, स्कूल में ध्यान देता है कपल्स के ऊपर। सो दिस इज एक्चुअली अ कपल, समझ आ रहा है? कपल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, करेक्ट। तो लिख लो therefore the two forces form a couple, the two forces form a couple, the net force will be zero, the net force will be zero, but the net force will be zero, but there will be a net torque because distance separated है ना, distance है उनके बीच, इसमें क्या होगा, net torque होगा, बिकॉज फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क उसमें होगा। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स है ना, इनटू क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन डिस्टेंस कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो टाउ इज इक्वल टू, गाइस देखो ध्यान से, फोर्स कितना है, क्यू ई है ना। अच्छा, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच, 2a नहीं होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये डिस्टेंस होगा, याद रखना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये लेंथ अगर 2a है तो ये क्या होगा, 2a sin थीटा, क्या बन जाएगा, q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा, दैट इज q इंटू 2a इंटू p इंटू साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, अरे यार मत करो ऐसे, देखिए समझ में आता है ये बात क्या, q इंटू 2a क्या हो जाएगा, p, और e साइन थीटा, p e साइन थीटा क्या हो जाएगा, p क्रॉस e हो जाएगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, देखो वही हो रहा है, p इंटू e इंटू साइन थीटा, तो p क्या होगा, p क्रॉस e हो गया। कॉपी कर लो अच्छे से इसको, राइट गाइस, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है, E क्रॉस E, ये फेमस फॉर्मूला है, एग्जाम में प्रूफ करने आ सकता है, डिराइव करने आ सकता है। डन, आगे लिखो। अच्छा, यहाँ बताओ कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा,
जब साइन थीटा 1 हो जाए टॉर्क विल बी मैक्सिमम थीटा इज 90 लिख दो द टॉर्क एक्टिंग विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द टॉर्क एक्टिंग विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री and if any jointness the torque obtained the torque acting will be maximum if theta is equal to 90 डिग्री मतलब क्या होगा ये जो आपका डाइपोल है ना अगर फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए बिल्कुल अगर डाइपोल क्या हो जाए फील्ड के फुल्ली परपेंडिकुलर हो जाए इन दैट केस द टॉर्क एक्टिंग विल बी मैक्सिमम बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा एवरीवन क्लियर हो गया कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सो टाउ मैक्स tau max equals to P into T आगे लिखो इफ E is equal to 1 unit theta is equal to 90 degree then tau is equal to P then tau is equal to P एंड तो आराम से आप डाइपोल मोमेंट को ये इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो आप डाइपोल मोमेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कॉपी कर लो इसको सभी को समझ में आ गया ये तो बात होता है इसका यूनिफॉर्म फील्ड है द फील्ड इज यूनिफॉर्म इफ द फील्ड वाज नॉट यूनिफॉर्म तो क्या होता if the field was uniform then this was the case if the field was not uniform then what would have happened अलग अलग लगेगा वेरी गुड देखो अगर मान लो ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होकर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो दोनों चार्ज के ऊपर क्या होगा अलग अलग फोर्स लगेगा यानी कि सिस्टम पे एक नेट फोर्स होगा नोट कर लो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म if the electric field is not uniform then जब इस चैप्टर खत्म होने के बाद once I complete this chapter I will take a few morning classes and we'll do SC Verma in that SC Verma and NCERT exam like practice sessions kind of ठीक है तो देखना तुम लोग जिसको आने का बाद है तो बेटा एक काम करो अभी तो आई वोंट टेक लेसन सो फास्ट इफ यू नीड हेल्प यू कम अलग से आ जाओ यू टेल मी व्हिच यू कम पर्सनली आई हेल्प यू नो प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट दे विल बी लीविंग एंड दे विल बी टीचिंग द अदर पार्ट्स एनीवेज व्हाटएवर दे हैव टॉट यू कम सम वन डे यू टेक आई थिंक यू विल आई टू डू दिस विल टेक आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग डोंट वरी जस्ट लेट मी नो whenever you want to come you come and then you can take the class if the electric field is non-uniform, then a net force F acts on the dipole. A net force F acts on the dipole. Also, a net torque acts on the dipole, which depends on. Also, a net torque acts on the dipole. Also, a net torque acts on the dipole. पृथा फॉलो कर रही है बाबू सर देन के बाद इसके बाद देन यूनिफॉर्म देन net force act on the dipole also a net torque act on the dipole which depends on the location of dipole in the non uniform field also
ठीक है, लिखा है। तो आप लिख सकते हो दैट केस टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आर के टाइम्स। एक पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लो, if the dipole is parallel or anti-parallel to the field E, if the dipole is parallel or anti-parallel to the field E, if the dipole is parallel or anti-parallel to the field E, if the dipole is parallel or anti-parallel to the field E, then the net torque acting on it is 0, है ना। अगर पैरेलल हुआ तो थीटा 0 हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो तो थीटा 180 हो जाएगा। दोनों ही केस में नेट टॉर्क एक्टिंग विल बी व्हाट 0। इफ द dipole is parallel or anti parallel to the field, then the net torque acting on it is 0. Then let us try some questions together. एकदम आसान सा बता दे रहा हूँ। स्टार्ट, लेट अस ट्राई 2-3 क्वेश्चंस बिफोर मूविंग ऑन टू गॉसेस लॉ। चलो ट्राई करो। इजी है, वो तो बहुत इजी है। क्या जी मेगा जी वो आपका कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ तो नहीं है। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था? P इज इक्वल टू क्या? Q इंटू 2a। यहाँ पर 2a कितना है? 5m 1mm, दिस इज 2a। देखो हमने क्या किया है, पूरा लेंथ को 2a पकड़ लिया ना, तो कभी इससे लेना हो तो उसको a पकड़ेंगे हम लोग, इसके 2a पकड़ लिया हम लोग, राइट। सो Q इंटू 2a, Q कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6 और 2a कितना है 1 इंटू 10 की पावर -3 करते हो उसको, कितना आ गया आंसर? इससे इजी कुछ नहीं होगा बेटा, ये 1 मार्क का आंसर क्वेश्चन था। हाँ 1 मार्क के लायक ही था। ट्राई करो गाइस। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सुनो मेरे बात गाइस, सुनो 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 सुनो, एक आपको बता रहा हूँ। देखो whenever you look at a question, here you know which formula to apply, but in the exam you will be a bit confused as to which formula will be applicable. For that I give you a simple solution. You just take out all the variables and write them. जैसे देखो यहाँ पे लिखोगे आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। E is equal to 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम and tau is equal to, right. So you get these three values, so automatically you will be thinking, okay, the formula is P E sin theta. I have theta, I have E, I have tau. Got it? If you have studied, if you have read the notes, if you have read your text, you will be able to guess that P is missing from the link. So you can write tau is equal to P sin theta और tau upon E sin theta is equal to P, और P is equal tau कितना है बेटा बताओ? सर tau कितने की पावर 9 हां 9 बोला ना, होता है डिवाइड बाय हाउ मच सर? एक सेकंड देखो, एक सेकंड। E कितना दिया है 10 की पावर 4 into sin theta is half ना, बस पुट करो वहाँ पे, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इजी है, मतलब हो जाएगा बेटा आंसर। बात है मतलब बुल्ली का, कैसे आ गया आंसर? जैसे कि बात पहुंचेगी रहेगी सर, महाराष्ट्र में जाएंगे। गट द आंसर ना, समझ आ गया? सो 18 इंटू 10 की पावर -30
ए सेम ही तो पहन रखी है, अंतर क्या है? अरे सर वो पुराना था, इस पावर डिस्प्ले से कि -10 वाला है वो शायद कितना? -10 ये मुझसे कम है। -10 तेरा पावर है। सर मेरा इससे ज़्यादा है। और वो शायद अरे भाई -2 का पावर का डिफरेंस बहुत खतरनाक होता है। देखो यार हमारे स्कूल में एक भैया थे हम लोग के, देखो तो गाय नाव स्कूल मेरा हो गया। हाँ आप स्टोरी सुनाओ। सब लोग कॉपी कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन कॉपी करो गाइस। नहीं सर की स्टोरी बहुत लाइफ लेसन वाली होती है। एक हम लोग के भैया थे। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 cm अपार्ट। तो ये डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। राइट। Calculate the electric field intensity at a point 4 cm from the midpoint on the अरे एक्सिल वाला फॉर्मूला लगा दो ना, सिंपल है ना। एक ही फर्क क्या पड़ेगा, बराबर ही आएगा ना, डायरेक्शन खाली उल्टा होगा, बाकी तो बराबर ही आएगा मेरे तो। समझ में आया बात? अरे बोलो, जो फॉर्मूला था ना एक्सिल वाला, क्या बोला है? 4 cm from the midpoint on the axial line। तो जो फॉर्मूला था इसको लगा दो, क्या था फॉर्मूला? ऐसे बोला q इनटू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ 1/4 पाई क्या था बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r³ निकालो, कितना आंसर? समझ में आया बात एवरीवन? क्लियर हुआ ना? 2q नहीं 2p था बेटा, 2p था, q कहाँ था? हाँ 2p था। तो पहले p निकालो फटाफट, p कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू कितना? q इंटू 2a था ना p, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2a कितना है बेटा? 4 cm ना, तो 4 इंटू 10 की पावर -2। ये सॉल्व कर लो, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ आया? फिर आंसर फटाफट निकालो तो इजी हो जाएगा। आ गया आंसर? नहीं बेटा 10 की पावर 8 न्यूटन पूरा बोला सिर्फ 10 की पावर 8। तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 इंटू 10 की पावर -8 आएगा ना, बोलो बोलो। और यहाँ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2p मतलब 40 है ना, r³ कितना हो जाएगा? 4 cm बोला है ना, करेक्ट? 360। चार से तो बोल के 64 60 हो जाएगा ना। हाँ सर। Calculate the electric field intensity at a point distant 4 cm from the midpoint। एक सेकंड, यहाँ से 4 cm है ना मिड पॉइंट। हमारे फॉर्मूला में r कितना था? r क्या था? हमने r कहाँ से लिया था? मिड पॉइंट से लिया था ना, हमने r तो मिड पॉइंट से लिया था ना। हाँ तो r³ आएगा, तो इसका आंसर रॉन्ग दिया होगा। चलो कितना आएगा? 64 आएगा, 64 जो भी आएगा वो सही लेंगे, ठीक है? ये आंसर आना चाहिए। मैं मान गया। मिलेगा। कितना टाइम है? टाइम इज रनिंग आउट, 30 सेकंड्स आर गॉन। इस क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेप्चुअल एरर किया है। आप आउट हो इससे। चलो नेक्स्ट दूसरा बंदा। गाइस जो ऑनलाइन है उनसे ही पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक हमने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है, बताओ क्या? सर क्वेश्चन प्लीज।
इधर सॉल्व सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में नहीं सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लेना। हमने एक कॉन्सेप्चुअल एरर किया है, तो क्या क्वेश्चन है, क्या एरर किया है? सर दूसरे चार्ज को मैंने नोट में लिया ही नहीं सर, दो चार्जेस थे उसमें से उन्होंने एक सेकंड There is a conceptual error in this answer. Tell me what? And I am telling this is a chocolate question because it is a bit conceptual. If you know it, you could do it. There is an error here. If you have got the answer as 5 point something, na, हाँ that is actually wrong answer. मुझे बताइए क्या एरर है? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। डायरेक्शन का कुछ आप कहिए। सोचो, नोट्स पढ़ो एक बार, नोट्स में सब गुण रस रहस्य छुपा हुआ है, बस पलटो। सर एक की वैल्यू हाँ सर हम वो एक ही वैल्यू लेते हैं। जो बच्चे घर पे हैं पृथा, तुम पृथक पृथक मत रहो, जुड़ी रहो क्लास के साथ। अर्नब, हाँ हाँ ना ना, वो कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं हो ना, उससे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा ना। वेरी गुड, शिविका चॉकलेट। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम लोग? जब आर ए से बहुत बहुत बड़ा हो, अनकंपेरेबल हो ना, पर यहाँ पे तो कंपेरेबल है, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वापस से करो, यहाँ पर a कितना होगा? 2cm। कहीं समझ में आया अभी? You didn't say ना, you just said। मैंने कहा एक का वैल्यू ठीक है, सुनो ना, क्या नाम है उसका, टीजी, उस पे एक का देना चॉकलेट का। ये मन में सोचा तुम दे रही हो उसको। अब आंसर निकालो, समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में गलती था हमारा, समझ गए? इसका आंसर क्या आएगा? E इज इक्वल टू बताओ सर 10 की पावर माइनस 8 आ रहा है। क्या आएगा? 2pr ना, क्या था ना, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इनटू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ट्राई करो, अब सही आंसर आएगा। सभी कंफर्टेबल है क्या? अंकन समझ में आ रहा है? गेट द आंसर। सर 10 की पावर माइनस 8 10 और 8 नॉट माइनस 8। अरे सर एक बहुत मैंने किया क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2p कितना है? p निकाल लोगे सॉल्व करके, जो आया था आपका, है ना, और r कितना है बेटा? 4cm ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4cm माइनस 2cm, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 12 आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। सॉल्व हो जाएगा। आंसर आएगा 10 की पावर 8। हम कर लोगे आंसर। एक और ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर मूव करेंगे आगे। ये खत्म कर लेना। आंसर 10 की पावर 8। हाँ, यस यस एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। एनसीईआर के क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर यूनिट कूलर भी करना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर चलेंगे हम लोग गॉस लॉ की तरफ। पार्ट में देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, पिछला देखो देखो आपका r कितना है, a कितना है, 2a कितना है, 5 mm, और डिस्टेंस कितना पूछा है? 15 cm। बहुत बड़ा है ना, तो यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉमन फॉर्मूला है ना आपका, r क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हो।
समझ में आया साधने? सही है सर। हाँ धन्यवाद। जल्दी करो, बहुत इजी। एक काम करो, एक तो कर लो, दूसरा भी कर लो, दूसरा कर लेना। पहले एक तो कर लो, दूसरा तो फिर आधा करना पड़ेगा ना, क्या पढ़े हैं हम लोग। व्हाट हैव वी स्टडीड? वन इज कैसे करेंगे? ईपी कितना होगा बताओ? सर वो 9 into 10 to the power 9 हाँ into 2 into 5 into 10 to the power इनटू minus 8। 2p अपॉन r क्यूब, राइट? ये तो होगा ना। हाँ हाँ। सो 9 into 10 की पावर 9, 2 into p कितना है बेटा बताओ? p कितना है? सर p आ रहा है 5 into 10 to the power minus 8। दैट इज 10 माइक्रोकूलम, 10 की 3 into 10 की पावर माइनस 6 है ना, इनटू 5 mm बोला है ना, तो 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय r क्यूब। r कितना है? 15 cm। सो 15 into 10 की पावर माइनस 2। बस ये तो करना है, अभी हो जाएगा। सर समझ गया आपने क्या कहा? बोलो क्या समझ में नहीं आया? दिस इज 1/4 pi epsilon naught। हाँ हाँ फिर सर 2p 2, तो 2 into q into 2a। अच्छा तो ऐसे किया तो समझ में आया बात? कितना आंसर कितना आता है? मेरी पूरी बात को इसी बात में नहीं मेरी पूरी से तेल हो गया। आगे आंसर कितना आया? कब? कल करो, जल्दी करो ना, टाइम नहीं है। जल्दी करो यार, वी हैव स्टिल 40 minutes टू गो। तो those 40 minutes करेंगे कंप्लीट अ मेजर पार्ट। आई एम टारगेटिंग कि संडे को हम लोग खत्म कर लेंगे चैप्टर, ठीक है? तो ये वाज अ ह्यूज बूस्ट कि एप्पी के पहले हम लोग एक चैप्टर खत्म कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, इट विल टेक अनदर 1 month to complete। सर एक सेकंड सर इसे सवाल और ये हो गया जस्ट सर आने वाला है सर 2.5 into 10 to the power 7 की क्लोज है क्या? सर 2.5 into 10 to the power हाँ 2.66। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, मैंने उसको अप्रोक्सीमेशन कर दिया है, उतना वैल्यू मैं निकाल दूंगा उतना कुछ ये आ रहा होगा आपका वैल्यू। हाँ और पूछे एक्चुअल एन पे क्या होगा? इसको आधा कर दो, 1.33 हो जाएगा। सर 1.3 into 10 to the power 5 न्यूटन। ये आंसर है। घर पे तो बच्चे इनका आंसर आया देखा। अब तुम म्यूट क्यों हो बहन? लगता है मैं खराब हो गया। पृथा आप म्यूट क्यों? क्या हो गया? तुम क्लास क्यों नहीं आई? तुम तो गुस्सा आ रहा है मेरे को। दिस इज नॉट राइट। अगला क्लास संडे मॉर्निंग को होगा, प्लीज सब ऑफलाइन आना यार। वो तो इम्पोर्टेंट है यस सर, वो वाला क्लास सारा क्लास इंपॉर्टेंट। चलें आगे। ऐसा क्या हुआ मेरे तुम्हारा? प्लीज घर पे जाके कंप्लीट करो सारे बैकलॉग को। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले इसका आप डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है? फिर मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या चीज़ है, इमेजिनरी चीज़ है। इसका पहले आप डेफिनेशन नोट कर लो गाइस। फर्स्ट ड्रॉप इसको लिख लो डेफिनेशन को।
एक्चुअली एक उनमें बॉन्ड आदमी आ गया है किसी का ओके तो क्या बोल रहा है an electric line of force will be defined as a curve along which a small positive charge will tend to move when free to do so in an electric field and the tangent to which at any point gives a direction of electric field at that point सिंपल सा बात है मान लो ये चार्ज है ध्यान देना अगर यहाँ पर मैं दूसरे चार्ज को प्लेस करूँ तो इधर में फोर्स फील करेगा ना तो एक्चुअली हमने क्या किया हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से जो फील्ड है ना वो ऐसे करके लाइंस के फॉर्म में निकल रहा है समझ रहे हैं बात समझ आ रहा है हाँ सर और अगर कोई भी चार्ज उस फील्ड के अंदर आएगा ना तो उस लाइन के हिसाब से फोर्स फील करेगा समझ आ रहा है हाँ सर जैसे आपने सुना होगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th में पढ़ा होगा ना क्या था वो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था अगर मैं कॉम्पस को वहां पे रखूंगा कॉम्पस नीडल को तो उसी के हिसाब से वो मूव होगा वही चीज यहाँ पर भी है एक इमेजिनरी लाइन है इमेजिनरी फील्ड लाइन है मैं किसी चार्ज को फील्ड लाइन में उस फील्ड में लेकर के आऊंगा तो वो उसके हिसाब से उसको फोर्स मिलेगा उसके हिसाब से वो मूव करेगा नहीं बेटा एक कंटिन्यूअस लाइन दिखा रहा हूं आपको एक फोटो बना लो देखो ये मान लो पॉइंट P है पॉइंट Q है देखो ऐसे करके कोई कर्व बना हुआ है हर एक पॉइंट पे आप अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या देगा उस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन देगा है ना देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर एक ऐसा कर्व सुनो एक ऐसा कर्व जिस पर कि हर एक पॉइंट पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो उस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बताएगा मेरे को ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख लिया पढ़ लिया अब मेरे को एक पॉइंट नोट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी दे आर इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी दे आर इमेजिनरी जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है वैसे वैसे इसका भी प्रॉपर्टीज है अब फटाफट इसका कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लो हाँ हाँ सर मैंने अपना ओरिएंटेशन नोट्स बनाया पूरा मतलब बना नहीं सब कुछ लास्ट में मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज पे लिखा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिटन ऑन द लास्ट पेज में लिखा बोल्ड लेटर्स में इट इज ऑल इमेजिनरी नथिंग इज इन रियलिटी वाह हो गया चलो मुद्दे पर ठीक है लिखो प्रॉपर्टीज फटाफट एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग और उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो The lines of force are continuous smooth curves without any breaks. The lines of force are continuous smooth curves without any breaks. Continuous smooth curves without any breaks. Continuous smooth curves without any breaks. कहीं ब्रेक नहीं होगा, एकदम स्मूथ कर्व होगा. समझा? अगला पॉइंट. They start at the positive charges and end at negative charges. They start at the positive charges and end at the negative charges. They start at the positive charges and end at the negative charges. ठीक है? हो गया? अगला पॉइंट देखो. The tangent to a line of force at any point. The tangent to a line of force at any point. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field lines at that point. The tangent to the line of force at any point gives the direction of electric field at that point. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point. The tangent to a line of force at any point gives the direction of electric field at that point. ठीक है guys, easy है ना? मतलब हर एक पॉइंट पर if I draw a tangent, that tangent will signify the direction of electric field at that point. Next point लिखो. No two lines of force cross each other.
इन द ब्रैकेट यू कैन राइट y. मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगे No two lines of force can cross each other. In the bracket you can write y. उसका रीजन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको. No two lines of force can cross each other. क्यों होता है ऐसा? सर बोला देखो, if the two lines cross, then at that point, the electric field will have two directions, which is not possible. Then at the point of intersection, at the point of crossing, जो भी लिखना है, the electric field will have two directions, which is not possible. Right? Two directions, which is not possible. अगला पॉइंट लिखो. The lines of force are always perpendicular. The lines of force are always perpendicular या normal, जो भी समझ में आए आपको लिख लो. Lines of force are always normal to the surface of a conductor. The lines of force are always normal to the surface of conductor on which the charges are in equilibrium. The lines of force are always normal to the surface of a conductor on which charges are in equilibrium. सुनो भी बता रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम. अगर चार्जेस हैविंग फिर से क्या बोली. जस्ट हैविंग फिर से बोल रहा हूँ. द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम. देखो चार्जेस बोला है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है. नेट फोर्स इज जीरो. मान लो एक सरफेस है ऐसा करके और यहाँ पर सभी चार्जेस कैसे हैं इक्विलिब्रियम. मतलब क्या है नेट फोर्स जीरो है. तो बोला है कि ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होके किसी एंगल पे होता, मान लो ऐसा किसी एंगल पे होता, तो इन दैट केस यू वुड हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. बेसिकली क्या बताता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मान लो वो नॉर्मल नहीं होकर के इधर होता, किसी एंगल पे होता, then we would have two components, एक normal एक along the surface. So along the surface there would have been some force. But हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, the system is in equilibrium, so there is no net force. अगर net force नहीं है मतलब कोई component है ही नहीं पैरेलली. ठीक है, इसीलिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसा होगा सरफेस के नॉर्मल. जस्ट नोट करो एक बार, ये बात नोट करो, इसका रीजन नोट कर लो. इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल, if the lines of force are not normal to the surface of the conductor, if the lines of force are not normal to the surface of a conductor, then the component of the field, then the component of the field, then the component of the field parallel to the surface, then the component of the field parallel to the surface would cause the electrons to move, and set up a current on the surface. Would cause the electrons to move and set up a current on the surface. But no current flows in equilibrium condition. Set up a current along the surface of the conductor, but no current flows in the equilibrium condition. रीजन समझ में आ गया कि अगर मान लो किसी एंगल पे होता तो एक पैरेलल कंपोनेंट बनता जो कि वहां पर एक करंट सेटअप कर देता, बट इक्विलिब्रियम में कोई करंट सेटअप नहीं होता.
अगला पॉइंट लिखो फटाफट। लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी, हाँ बेटा, कंडीशन The lines of force have a tendency लिखा हो, लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। मतलब आगे जाके वो जैसे लेंथवाइज जाके ना तो घूमना, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए। और नेक्स्ट देखो, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड लैटरली। आपने देखा है ना, ऐसे थोड़ा गोल गोल है, देखो देखो ऐसे हो, ऐसे ऐसे दिख रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लैटरली एक्सपैंड हो रहा है। expand laterally and contract lengthwise. एक्सपैंड लैटरली मतलब साइडवेज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। आगे लिखो, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर, the relative closeness of the lines of force, the relative closeness of the lines of force gives the measure of the strength of electric field in any region. The relative closeness of lines of force gives the measure of the strength of electric field in any region. मतलब किसी रीजन में अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज है काफ़ी, मतलब फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे। अगर किसी रीजन में लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है, मतलब फील्ड क्या है, कम है उसमें। जितना ज़्यादा फील्ड, जितना डेंस फील्ड होगा ना, जितना डेंस लाइंस ऑफ फोर्स होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा, उतना ज़्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज the electric field inside a conductor, charged conductor, lines of force do not pass through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero. इस बात को अंडरलाइन कर लो, electric lines of force do not pass through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero. इस बात को अंडरलाइन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर कोई मेरे पास चार्ज कंडक्टर होगा ना, चार्ज कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। जैसे मान लो आप कभी चले जाओ बाहर घूमने के लिए, अभी कलकत्ता में जानते हो आप काल बैसाखी होगा, है ना, इवनिंग से विल हैव ह्यूज हेवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, राइट? सो सपोज यू आर ट्रैप्ड आउटसाइड, what is the safest place for you to stay? Suppose you are trapped, you have gone to South City Mall, yes, not mall, somewhere you are trapped outside. So what is the safest place for you? Huh? A bus stop or a bus or a say car or an open field. What is the safest place for you to stay where you will not be affected by any thunder or something? Bus. Open field ground. Open field? A car or a bus is the safest thing. अगर कभी भी आप बिजली में फंस जाओ ना, बाहर बहुत थंडरस्टॉर्म हो रहा है, चुपचाप से अपने कार में घुस जाओ, शीशा बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। बिकॉज कार किसका बना होता है? मेटल का। अंदर में क्या होता है? हॉलो होता है, कभी बिजली अंदर नहीं आएगा। अभी क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो अंदर में कुछ नहीं होगा, अब बाहर हो तो बैंड बच जाएगा। अगर आप कार के अंदर हो ना या बस के अंदर हो तो कुछ नहीं होगा आपको, समझ आया? इट्स वेरी सेफ टू स्टे। हम लोग का सोच के लग रहा है अजीब बात है, अरे बाहर में बिजली कड़क रहा है, हम गाड़ी में बैठे हैं, रोड में बिजली कड़क रहा है, बट एक्चुअली वो सेफ है। कार का शीशा खोल के बैठ जाओ, जब तक बिजली कड़क रहा है कुछ नहीं होगा। बिजली गिर भी गया ना, वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? उसमें ये है कि मान लो अगर बारिश नहीं हो रहा है और बिजली गिर के पेट्रोल में आग, वो अलग बात है, जल के मर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं।
मान लो नॉर्मली क्या बारिश भी होता रहेगा तो आग नहीं पकड़ना चाहिए अनलेस यू हैव बैड लक, फिर पेड़ गिर गया तो आग पकड़ लिया, फिर तो जल के मर सकते हो, लेकिन करंट से नहीं मरोगे। सर एक चीज, हाँ पूछो। सर अनसेफ कौन सा होगा सबसे ज्यादा? खुला फील्ड, पेड़। I told her I thought that in the paper. The problem with you is ना कि you are just about to do something but not doing it. Today this is happening with you. चलो गाइज, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा चित्रकला दिखाएंगे हम लोग अपना अपना ड्राइंग स्किल्स दिखाना है आपको, और चित्रकला आपके एग्जाम में आ सकती है ड्राइंग करने के लिए। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। फर्स्ट लिखो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। पहला लिखो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब चार्ज दो तरह का होता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज है तो उससे फील्ड लाइन कैसा निकलेगा, एकदम सीधा, देख रहे हो, ऐसा बनेगा। देखो तो ध्यान से, प्लस चार्ज किससे क्या हो रहा है, उससे देखो अवे बन रहा है फील्ड, देख रहे हो। पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, उससे अवे बन रहा है, और नेगेटिव में क्या हो रहा है, उसके तरफ बन। देखो ध्यान से, बस एरो उल्टा हुआ है। फिर से कॉपी कर लो। पहला वाला क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और दूसरा क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। दोनों का ड्रॉ कर लो एक साथ में, लिख लो दोनों का। अरे दो अलग चीज होगा, मैंने एक साथ बना दिया। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज दोनों के लिए बना दिया। This looks like a sun used to Yeah. सर बना But in that case, the round part was larger, na? Actually, I draw sun even now. I draw the sun like this only. Because my drawing is so poor, I can't even draw a straight line. That's why I often try to copy from the book. If I scan the book, so that whenever I need to draw a diagram, I will just paste it from here. गुची और आरवी का डायग्राम मस्त रहता है। कौन सा वाला? वो वेक्टर्स का ही था। गुची रहती है, आरवी रहती है। मुझे सब याद रहता है। दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। बहुत कुछ याद रहता है। आरोही को रियलाइज हो गया कि गुची उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी हैज जस्ट रियलाइज फ्यू डेज बैक। अब वो गुची को तंग नहीं करती है, वरना पहले आरोही गुची को बहुत तंग करती थी। मतलब शी यूज्ड टू डोमिनेट हर। नहीं था, मतलब डोमिनेट करता है बच्चा लोग। माई डॉटर इज़ नॉट दैट, वो थोड़ा सा मतलब वो है, मतलब सॉफ्ट टाइप की वो, उतना मतलब, और वो डोमिनेट हो जाती है, तो डोमिनेट उसको बहुत करती थी आरोही। बट रिसेंटली समथिंग हैज हैपेंड, वी वर नॉट, हाँ, व्हेन वी वेंट टू दिस देहरादून ना लास्ट मंथ फॉर माई कजिन्स वेडिंग, तो वी वर आफ्टर 1 week almost. So then Arohi was friends with some other girl in that 4-5 days. Then she realized that no, that girl is not good. Then she realized that Nishka was very good and she is the best. From then on she has stopped dominating her and she follows her now. So positive change हुआ। लेकिन निष्का के बोलते हैं, पता है पापा, आरोही समझ गई है कि आयना उसकी उतनी अच्छी दोस्त भी नहीं है। तो आयना उसको बहुत अच्छी दोस्त समझती थी ना, और उसको समझ में आया, हम लोग जो घूमने के लिए गए ना, उसको मेरा क्या कमी समझ में आया। अब वो हमसे अच्छे से तमीज़ से बात करते हैं, हमको जानती है, मतलब अच्छा है। चलो गाइस, हो गया। अरे अभी से उनकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स, अभी इतना छोटा सा बच्चा है ना, 5 years का है, एंड दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। तुम उसके साथ जाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। वो बोलती है तुम उसके जाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे।
वो एंड रिलेशन माई ब्रदर फंस जाती है, तो दोनों उसकी अच्छी दोस्त है, एक उसकी ऑटोमेट है, एक उसकी बेंच मेट है। अब क्या करे बेचारी, फंस जाती है, तो मैनेज करना पड़ता है। तो वो ट्राई करते हैं कि दोनों को दोस्त बना दे, बट दोनों में लड़ाई हो जाता है कि नहीं निष्ठा मेरे साथ जाएगी, नहीं मेरे साथ जाएगी। हाँ चलो गाइस एक और लिखो, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। सर इसका कोई डेफिनेशन है विशेषण? बस फोटो, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, फटाफट फटाफट फटाफट। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, इसका चित्र बनाओ बता। सर इसमें कोई ब्रैकेट नहीं? क्या जरूरी है देखो, ठीक। समझा ही दिया। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, कहीं देखो ध्यान से, देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस और माइनस है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्टिंग लेंथ वाइज, दिख रहा है लेंथ वाइज क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट सा हो जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा फील आ रहा है कि प्लस से निकल कर जा रहा है कहां पर, माइनस की तरफ। डाइपोल कह सकते हैं हम लोग इसको। डाइपोल होने के लिए इक्वल, हाँ डाइपोल ही है, तो लिखा है ना टू इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्जेस। Shut up. सर सर क्लास कब से इस गलती से गाइस फोटो बना लिया, समझ आया ना। एरो का ध्यान देना, मेन यहाँ पर एरो है, देखो प्लस से एरो बाहर की तरफ निकल रहा है और माइनस से क्या हो रहा है, उसके अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। देखो दिख रहा है, टू इक्वल, नोट कर लो, फोटो प्रोनाउंस कर लो। एन मतलब क्या, न्यूट्रल पॉइंट। एन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, वहां पे जीरो होगा। पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस। कैसे काम करो, ये वाला केस में लिख लो, द फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। यहाँ पे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, देख रहे हो, सिलेंडर से फील आपको आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, देख रहा है कि क्लोज बुला रहा है दूसरे को। और यहाँ पर देखो तो पुश कर रहा है, देख पा रहे हो, यहाँ पे फील आ रहा है कि पुश कर रहा है दूसरे को। सर बना लिया, मतलब देखो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इधर की तरफ पुल कर रहा है, ये इसको उधर तरफ पुल कर रहा है। दिस एक्सप्लेन्स द रिपल्शन। और वहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यस जस्ट नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, द चार्जेस सीम टू एक्सर्ट अ लैटरल प्रेशर, नीचे में लिख लो, इस वाले लास्ट वाले पॉइंट के नीचे, द चार्जेस सीम टू एक्सर्ट अ लैटरल प्रेशर एज इफ they are being pushed away from each other. The charges seem to express, charges seem to exert lateral pressure as if they are being pushed away from each other. ठीक है, और लास्ट लिख लो, पॉजिटिवली lateral pressure as if they are being pushed away from each other, pushed away from each other. लास्ट लिख लो, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर,
पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, सर PLANE, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। समझो एक प्लेट है मेरे पास, है ना, लोहा का प्लेट है, स्टील का प्लेट है, उससे ध्यान से देखो, उस प्लेट पर दो सरफेस बनेगा ना, तो दोनों देखो अलग, इधर और इधर दो तरफ जाएगा फील्ड। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। इन केस ऑफ अ प्लेट वी हैविंग टू सरफेसेस ना, तो दोनों पे कंडक्टर, दोनों पे चार्ज आ जाएगा ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इधर पे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, उधर से उस तरफ निकलेगा। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट क्या होगा, दोनों आगे जाएगा। इफ वी हैड, तो एरो का डायरेक्शन चेंज हुआ था, समझ गया? ये डायग्राम वाले के एग्जाम में आ सकता है, ये डायग्राम दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ रिपल्शन यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी फोटो बनाना और एक्सप्लेन कर देना दो लाइन में। प्लेन चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ प्लेन चार्ज कंडक्टर, प्लेन चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो ये है कुछ डायग्राम। मतलब एक चीज और है कि आई विल जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम, स्मॉल डायग्राम, दैट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, देखो ध्यान से, जस्ट सी दिस, जस्ट नोटिस दिस। आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपका दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, द फील्ड लाइंस आर बिकमिंग मोर डिस्टेंट। इन द विसिनिटी ऑफ द चार्ज द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। इन द origin far from the point charge, you are able to see that the field lines are getting separated, they are laterally being separated, right? So if I take a small area in this region, you can clearly see 1 2 3 4 lines are passing, right? If I take similar area in a farther region, I will see only one line is passing, right? The number of lines passing through the area actually gives me the मैग्नीट्यूड या फिर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दैट इन दैट एरिया। सब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आ रहा है बात? गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। गॉस लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ यही बोलता है, क्या बोलता है, E डॉट ds इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताएंगे आपको अभी बस। समझ आ रहा है बात? तो देखो जब इस रीजन में मैंने अगर एक एरिया, स्मॉल एरिया लिया है, उसमें देखो 4 लाइन पास कर रहा है और यहाँ पर कितना पास कर रहा है, सिर्फ 1 लाइन पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उस रीजन में फील्ड क्या है, वीक है, इधर फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। जितना एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में जितना ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उसको उतना स्ट्रांग फील्ड होगा। जस्ट नोट कर लो, ये कॉपी ड्रॉ कर लो, इनमें नोट कर लो एक पॉइंट। देखो ना, देखो आप फट से कॉपी कर लो गाइस। संडे वाले क्लास में हम लोग, अभी हम लोग और पॉइंट पढ़ लेते हैं। संडे वाले क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम पूरा कर लेंगे, ठीक है? संडे खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह तो ठीक है, मतलब विद इन 2 क्लासेस के अंदर 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा। अगले फ्राइडे को मैं फॉर श्योर पोटेंशियल स्टार्ट कर दूंगा। मतलब सर अब डबल क्लास नहीं होगा, अब नॉर्मल क्लास, नॉर्मल टाइम पे डबल क्लास खत्म। क्या क्या फ्राइडे और संडे को सेम टाइमिंग रहेगा ना? हाँ, यूजुअल जो पहले था वही टाइमिंग है। अब डबल क्लास नहीं होगा, नॉर्मल क्लास होगा, वीकली वंस, वीकली ट्वाइस। और जैसे जैसे हम लोग कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाना होगा तो बता दूंगा मैं आपको अकॉर्डिंगली। कोई छुट्टी वुट्टी का दिन रहेगा तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे तो बता देंगे आपको। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऑब्जर्व, मैं ट्राई कर रहा हूँ इस साल कि आपका फिजिक्स का सिलेबस मतलब जल्दी खत्म हो जाए, दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि 2 मंथ हम लोग को मिले टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ये बच्चे ना फिजिक्स से बहुत डर जाते हैं,
हाँ सर। मैं अभी आपको टेक्स्ट दिखा रहा था, बच्चे का मुझे कल टेक्स्ट आया कि इसमें बहुत टेंशन में हूँ, बहुत डरा हुआ है बच्चा। ऐसे कई बच्चे थे कि बहुत डर गए हैं। वो चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि नहीं हो। और आपका बोर्ड एग्जाम सॉरी जेई एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, फर्स्ट पेपर जनवरी में हो जाएगा ना। सो आई विल ट्राई कि जनवरी तक आप एटलीस्ट पूरा इक्विप्ड रहो कि मैं एग्जाम में बैठ सकूँ। समझ रहे हो? थोड़ा ख़त्म करके 2-4 टेस्ट दे दोगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कैसे एग्जाम में क्लियर करना है। मैं आपको एक बार जस्ट आई टेक 2 मिनट फॉर दिस। आप लोग ना जनवरी का जो एग्ज़ाम होगा IIT जेई का, कितने लोग जेई देने वाले हैं यहाँ पे? काफ़ी लोग। जनवरी का जो आप नीट दोगे क्या ऐश्वर्या? आप नीट दोगे, आप भी नीट दोगे। यू वॉन्ट अपेयर फॉर जेई, यू हैव टू अपेयर फॉर जेई। आई एम टेलिंग यू, all of you, those who have taken maths, those who have taken maths have to appear for JEE, whether or not you want to go for engineering, it does not matter. You may not want to go for engineering, but you have to appear for JEE. At least one attempt you have to appear for sure, and that will be the January attempt. मैं बताता हूँ, जनवरी अटेम्प्ट में जेई का एग्जाम हर बच्चे को देना है विदाउट फेल। मैं फिर से ये बात रिपीट नहीं करूंगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देयर आर सो मेनी केसेस एट द एंड ऑफ जून यू आर लेफ्ट वांटिंग, आपके पास कुछ नहीं, आप भिखारी हो जाते हो, आपके पास कुछ नहीं होता। आपने अगर जेई का एग्जाम दिया होता है ना, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के एलिजिबल हो जाते हो। दैट कैन बी एक्चुअली योर बैकअप प्लान। बिना जेई का भी एडमिशन हो सकता है। अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं होता है, मुझे बोलना, पॉइलर ने मैं करवा दूंगा विद डिस्काउंट। हाँ क्या बात है, बोलो जल्दी उठा के बोलो कि अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं होता तो पॉइलर गाइज नो मी वेरी वेल, मेरी बहन वहाँ की टॉपर रह चुकी है, तो दे नो मी वेरी वेल, तो वहाँ पे मैं करवा दूंगा आपका एडमिशन। MIT बहुत बुरे लोग वहाँ जाएंगे ना, पॉइलर घर के पीछे है। अगर कहीं आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, घबराने का नहीं है, मैं पदन में करवा दूंगा आपका विद सम डिस्काउंट। आपको मैं 5,000 डिस्काउंट दिला दूंगा, ये मेरा गारंटी है। 5,000 8,000 जो करा पाएंगे, मतलब कुछ डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा आपको, ये बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो नौबत नहीं आना चाहिए, वो वर्स्ट केस हो गया ना कि कुछ नहीं होगा तो सर के चीची वाला बात नहीं है, वो आप लोग का सबका वही होने वाला। देखना अभी चीची बोलो, तुम अपने दिन चीची बोलना, भाई तुम लोग कर नहीं रहे हो। इनमें मैं कुछ और बोला था, अगर आपने जेई एग्जाम दिया है ना, तब किसी भी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक हो सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जेई तो हर एक को देना ही है। और जो बच्चे को नीट करने का मन है, मेडिकल फील्ड में जाने का मन है, बायो में इंटरेस्ट है, तो आप अगर जेई दोगे ना, तो आप बायोटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ आ रहा है? आप कम से कम बायोटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स आपको जेई देना है, मतलब देना है। और जनवरी में तो खासकर देना है। जनवरी अटेम्प्ट को लाइटली मत लेना, उसी को अपना मेन अटेम्प्ट लेके चलना। दे सकते हो, दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैथ्स आपने नहीं भी लिया है तो भी आप जेई दे सकते हैं। परफॉर्मेंस खराब होगा उससे मतलब नहीं है, बट आप दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं कि आप दे सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ वो उसका होता है, मतलब 12th में होता है ना, 12th में आपका PCM में इतना मार्क्स होना चाहिए, वो सब रहता है। एक सेकंड, मम्मी का फ़ोन किया, ठीक है। तो प्लीज़ जेई देना है, और देना है जनवरी में ही देना है सीरियसली, क्योंकि जनवरी का अटेम्प्ट में क्या होगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा। आपने अभी जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, जो 12th वाले बच्चे थे, सब बड़े खुश सर, अब प्रिपेयर है, प्रिपरेशन मेरा अच्छा हो गया है सर, अब अप्रैल में तो हम लोग फोड़ देंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जो उनका स्कोर जनवरी में आया था ना, अप्रैल में उससे खराब स्कोर आएगा। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल रिवाइज्ड, बट स्टिल द स्कोर, जो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसको छोड़ करके जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं ना, उनका स्कोर जनवरी से खराब आएगा। क्यों बताओ? क्योंकि पूरा इंडिया तो प्रिपेयर कर लिया होगा भाई। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो इंडिया का सारा बच्चा प्रिपेयर कर लिया ना, तो वो भी तो ऊपर हो गए ना। दिस एग्जाम में आपको जेई में तो मार्क्स तो नहीं बताएगा ना कि आपको इतना मार्क्स आया, क्या बताता है? दे गिव यू परसेंटाइल। सपोज यू हैव गॉट 68 परसेंटाइल, इसका मतलब क्या होगा कि यू आर above 68% people who have appeared for the exam. If you have got 68%, इसका मतलब क्या है? You are above 68% people who have appeared in the exam. मार्क्स नहीं बोलेगा। तो अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में 68% बच्चों से ऊपर थे,
तो एप्पल अटेम्प्ट में हो सकता है कि जो बच्चा आपसे नीचे था वो अच्छा प्रिपेयर करके आपसे आगे निकल जाएगा, आप उसके नीचे घूम फिर के बात वहीं पहुंच जाएगा, 68 से 66 पहुंच जाओगे, जब वही रेंज में रह जाओगे और कम हो जाएगा। एक सेकेंड में, हेलो हेलो, बस छोड़ने वाले भी